हम लोग बात कर रहे थे आपका ईयरस एविडेंस, इस पर बात हो रही थी कि ईयरस एविडेंस क्या है और आपका प्रत्यक्ष साक्ष्य क्या है। जो मौखिक साक्ष्य के संबंध में नियम आया था, वो मौखिक साक्ष्य के संबंध में नियम ये था कि वो प्रत्यक्ष होना चाहिए। प्रत्यक्ष इसका मतलब यह है कि उसका अनुभव आपने अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से लिया। आपकी अपनी जानकारी ये उस साक्ष्य के संबंध में होनी चाहिए। उस साक्ष्य के संबंध में होनी चाहिए मतलब कि मौखिक साक्ष्य आप जिस तथ्य के संबंध में देने आए हैं, उस तथ्य के बारे में आपकी जानकारी व्यक्तिगत होनी चाहिए। आपसे चर्चा हुई थी कि जब भी न्यायालय के समक्ष कोई विषय ये विचाराधीन होगा, तो उस विषय के विचाराधीन होने में कुछ तथ्यों का साबित किया जाना यह जरूरी होगा। यानी वो विषय विचाराधीन इसीलिए होगा या उस विषय को विचाराधीन कहा ही इसलिए जाएगा क्योंकि कुछ तथ्य होंगे जिनका कथन एक पक्ष ये कर रहा होगा और दूसरा पक्ष उनका डिनायल कर रहा होगा। एक पक्ष कह रहा होगा कि कुछ तथ्य अस्तित्व में हैं और दूसरा पक्ष यह कह रहा होगा कि वो तथ्य अस्तित्व में नहीं है। इसीलिए न्यायालय के समक्ष विचारण की दशा ये आई होगी ताकि ये तय हो सके कि वे तथ्य जिनको एक पक्ष अस्तित्व में होना कहता है और एक पक्ष जिनको अस्तित्व में न होना कहता है, वाकई वे तथ्य अस्तित्व में हैं या वे तथ्य अस्तित्व में नहीं है। और जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, ये ऐसे तथ्यों को जिनके बारे में न्यायालय को परीक्षण करना है कि वे अस्तित्व में हैं या अस्तित्व में नहीं है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम उन तथ्यों को एक विशेष नाम ये देता है। और आपने पढ़ा था उन विशेष तथ्यों को नाम जो दिया था वो क्या था? फैक्ट इन डिस्प्यूट, विवादित तथ्य। उन तथ्यों को कहते हैं फैक्ट इन डिस्प्यूट, या उन तथ्यों को कहते हैं विवादित तथ्य। इन्हीं तथ्यों के बारे में यह तय करना है कि वे तथ्य अस्तित्व में हैं या अस्तित्व में नहीं। और यह मानवीय बुद्धि और अनुभव का विषय है कि कुछ भी अस्तित्व में होगा तो उसके अस्तित्व में होने का प्रभाव दिखाई देगा। आप अगर अस्तित्व में हैं तो आपके अस्तित्व में होने का प्रभाव यह नजर आता है। कहां? इस सेंसिबल वर्ल्ड में। जब भी आप अस्तित्व में होंगे, इवन आप अस्तित्व में होंगे, तो आपके होने का प्रभाव इस सेंसिबल वर्ल्ड में दिखाई देगा। कुछ भी अस्तित्व में होगा तो उसके होने का प्रभाव दिखाई देगा। अगर फैक्ट इन डिस्प्यूट रहे हैं अस्तित्व में तो उनके होने का प्रभाव ये निश्चित दिखाई देगा। उनको अस्तित्व में लाने की तैयारी ये डेफिनेटली दिखाई देगी। तो ये तथ्य जिनके होने को दर्शित किया जा सकता है, उन तथ्यों का अस्तित्व साबित करके जो तथ्य इन तथ्यों के अस्तित्व में आने के लिए जरूरी है, उन तथ्यों का न्यायालय के समक्ष दर्शित किया जाना ही विवादित तथ्यों का साक्ष्य दिया जाना यह कहा जाता है। मानवीय बुद्धि और ज्ञान कहता है कि अगर कुछ भी हुआ है तो उसको होते हुए किसी न किसी ने देखा होगा, और अगर किसी ने भी न देखा हो वैसा होते हुए, तो भी वैसा होने के
परिणामों को या वैसा होने के तैयारियों को, वैसा होने की प्रेरणा को, ये तो किसी न किसी ने अवश्य ही देखा होगा। तो अगर हमें यह साबित करना हो कि कुछ हुआ है, तो हम दो व्यक्तियों के साक्ष्य, ये दो व्यक्तियों को प्रस्तुत करके ये साबित कर सकते हैं कि कुछ हुआ है। एक वे लोग जिन्होंने उस होने को स्वयं देखा है, यानी विवादित तथ्यों का साक्ष्य, क्योंकि कुछ होना यही विवादित है। तो जिसने उस कुछ को होते हुए देखा है, उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके ये साबित कर सकते हैं कि कुछ हुआ है, अर्थात विवादित तथ्य अस्तित्व में। और अगर किसी ने ना देखा तो भी हम इन विवादित तथ्यों के अस्तित्व में आने के लिए जिन तथ्यों का अस्तित्व में आना जरूरी है, क्योंकि कोई भी घटना एकदम नहीं घटती है, उस घटना के घटने से पहले की कुछ घटनाएं हैं जो घटेंगी, तभी कोई घटना घटेगी। तो हम ऐसे लोगों को जिन्होंने घटना को घटते तो नहीं देखा, लेकिन उन घटनाओं को घटते जरूर देखा है, जो घटनाएं इस घटना के घटने के लिए जरूरी है, इनको न्यायालय के समक्ष लाकर इस घटना के घटित होने को साबित कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं हमारे पास जिससे हम न्यायालय के समक्ष ये साबित कर सकते हैं कि विवादित तथ्यों का अस्तित्व रहा है। और अगर हम ये दोनों बातों में से कोई एक बात न्यायालय के समक्ष दर्शित नहीं कर पाते, तो फिर यह माना जाएगा कि विवादित तथ्यों का अस्तित्व नहीं रहा है। यही साबित और ना साबित करने की प्रक्रिया है, यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दी गई। यानी आपको न्यायालय के समक्ष यह साबित करना है कि विवादित तथ्य हैं, तो फिर ऐसे व्यक्तियों के साक्ष्य को सामने लाना होगा। अब सवाल इन व्यक्तियों की जानकारी का है, जिस व्यक्ति को आप न्यायालय के समक्ष ला रहे हैं, यह साबित करने के लिए कि विवादित तथ्यों का अस्तित्व था या नहीं था, स्वयं इस व्यक्ति की जानकारी का सोर्स क्या है, इसे कहां से यह जानकारी आई। प्रश्न इस बात का है। इसकी जानकारी का सोर्स दो चीजें हो सकती हैं। एक तो इसकी जानकारी का सोर्स यह है कि इसमें स्वयं व्यक्तिगत अनुभव, यानी स्वयं उन तथ्यों की जानकारी प्राप्त की है जिन तथ्यों का साक्ष्य देने यह न्यायालय के समक्ष आ रहा है। और दूसरा, इसकी जानकारी का सोर्स वो हो सकता है जिसने इस जानकारी को प्राप्त किया और बाद में इसे बता दिया। यानी इसकी जो जानकारी है उन तथ्यों के संबंध में जो ये न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने आ रहा है, वो जानकारी इसकी व्यक्तिगत भी हो सकती है, यानी स्वयं की ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त की हुई, और इसकी जानकारी दूसरों से सुनी सुनाई भी हो सकती है। अब क्योंकि नियम यह है, नियम यह है ही नहीं, नियम यही होना चाहिए कि सबसे बेहतर साक्ष्य यह न्यायालय के समक्ष आना चाहिए, और सबसे बेहतर साक्ष्य उसी व्यक्ति का हो सकता है
जिसने तथ्यों की जानकारी किसी से सुनकर प्राप्त नहीं की, खुद प्राप्त की। सबसे बेहतर साक्ष्य इस व्यक्ति का क्यों हो सकता है? इसलिए क्योंकि जिससे इसने सुना है घटना के बारे में, उससे इसने वही सुना होगा जो उसने घटना को देखकर समझा होगा। उससे डिफर ये नहीं सुन सकता। भाई आप सारी प्रक्रिया ये अवलोकित करें तो हम आपको वही तो बताएंगे जो स्वयं मेरी समझ होगी। हम उससे डिफर कैसे बता सकते हैं? और फिर अगर हमने अपनी समझ से समझा हुआ आपको बताया तो पहले, ठीक है, पहले ही इस बात की संभावना हो गई कि हमने गलत समझ लिया, क्योंकि तथ्य हमने खुद नहीं देखे। ठीक है, तथ्य हमने खुद नहीं देखे, मीनिंग देर भाई उस व्यक्ति ने जो न्यायालय के समक्ष आया है उसने तथ्यों को खुद नहीं देखा है। उसने तथ्यों को उस व्यक्ति से समझा और जाना है जो यह दावा करता है कि उसने तथ्यों को देखा है। अब यह भी जरूरी नहीं है कि उसने देखा ही हो, क्योंकि वो भी सत्यवादी हरिश्चंद्र के खानदान का है, जरूरी तो नहीं है। हो सकता है उसने देखा ही ना हो सकता है वो सब कुछ कल्पना में रचकर ये बता रहा हूं, और चलो देखा है तो भी उसने जो देखा और देखने के बाद जो समझा वही तो उसने इसे बताया। अब जो कुछ उसने समझा वो जरूरी नहीं ठीक वही था। ठीक है, जो वास्तव में उन तथ्यों को देखकर समझा जाना चाहिए, कोई आवश्यक नहीं। तो अब सवाल यह है कि उसने जो समझा वो इन्हें समझाया, फिर इन्हें वो समझ में आएगा जो इनकी समझ इन्हें समझाएगी, क्योंकि हम आपको जो कुछ समझाएंगे वो आपके क्या समझ में आएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं। तो सवाल यह है कि आखिर न्यायिक प्रक्रिया कैसे चलाई जाए। न्यायिक प्रक्रिया चलाने का जो ढंग होना चाहिए वो ये कि हमारा प्रयत्न और प्रयास ये हो कि हम अधिकतम शुद्ध ढंग से, जितना संभव हो उतने शुद्ध ढंग से न्यायिक प्रक्रिया को चलाएं, जहां तक हो सके। जहां हो ही ना सके वहां तो मजबूरी है, क्योंकि वहां तो मजबूरी उसकी बात अलग है। अन्यथा तो हमें बेस्ट एविडेंस, इसी को ढूंढने का प्रयास ये करना चाहिए। और जो बेस्ट एविडेंस हम ढूंढने का प्रयास करेंगे तो एक ही नियम ये बनाने के लिए हम मजबूर हो जाएंगे कि तथ्यों का मौखिक साक्ष्य अगर कोई देने आया है, दस्तावेजी की बात अलग है। तथ्य जिस समय अस्तित्व में आया उसी समय उसे किसी लिखने योग्य पदार्थ पर अभिलिखित कर लिया गया, और वो तथ्य, ठीक है, जो कि दस्तावेज पर जो कि लिखने योग्य पदार्थ पर दस्तावेज के रूप में अंकित कर लिया गया, उसके सबूत के रूप में या उस तथ्य के अस्तित्व में आने के सबूत के तौर पर उस दस्तावेज को ही न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, तो बात अलग हो जाती है। इससे शुद्ध, ठीक है, एविडेंस ये हो भी नहीं सकता। यद्यपि यह भी हो सकता है कि पदार्थ पर अंकन के समय ही उसे जानबूझकर इसलिए पदार्थ पर अंकित किया जा रहा हो, झूठ होने के बावजूद, कि कालांतर में इसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके इस तथ्य के अस्तित्व में आने के साक्ष्य को हम न्यायालय के समक्ष रख देंगे, ये अलग बात है। लेकिन फिर भी
वो उस परिस्थिति में सबसे बेस्ट एविडेंस है। लेकिन जहां तक मौखिक साक्ष्य की बात है, ये तो वैसे ही दस्तावेजी साक्ष्य के मुकाबले थोड़ा कमजोर किस्म का साक्ष्य है। अब इस पर अगर हम प्रतिबंध नहीं लगाएंगे तो ये तो बिल्कुल झूठ रूप में न्यायालय के समक्ष आने की संभावना यह बन जाएगी। इसलिए मौखिक साक्ष्य पर और ज्यादा प्रतिबंध है। और वो प्रतिबंध दिखाई कहां देता? सेक्शन 59। सेक्शन 59 कहता है कि मौखिक साक्ष्य अगर है, अगर किसी तथ्य को आप मौखिक साक्ष्य से साबित कर रहे हैं, आपकी मर्जी है, आप तथ्यों को मौखिक साक्ष्य इससे भी साबित कर सकते हैं और दस्तावेजी साक्ष्य इससे भी साबित कर सकते हैं। लेकिन सेक्शन 59 यह प्रतिबंध जरूर लगा रहा है कि अगर किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु उसे ही आप साबित करना चाहते हैं तो फिर बेस्ट एविडेंस लाइए ना। दस्तावेज की अंतर्वस्तु आप साबित करना चाहते हैं तो स्वयं दस्तावेज रखिए न्यायालय के समक्ष। उसके अलावा क्यों? उसके अलावा आपको कुछ देना भी नहीं चाहिए। अगर आप दस्तावेज की अंतर्वस्तु को दस्तावेज को देखकर समझ सकते हो तो न्यायालय आपकी अपेक्षा कम बुद्धि का तो है नहीं कि आप अंतर्वस्तु समझ सकते हो, वो नहीं समझ पाएगा। अगर आपको लगता है कि किसी तथ्य का अस्तित्व में होना किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु को प्रस्तुत करके न्यायालय के समक्ष साबित किया जा सकता है तो रखिए ना दस्तावेज को, रखिए ना दस्तावेज की अंतर्वस्तु न्यायालय के समक्ष। आप कुछ और प्रस्तुत करिए क्यों रहे? न्यायालय दस्तावेज की अंतर्वस्तु को देखेगा और खुद ही उसे जो अनुमान लगाने हैं, जो कुछ भी ठीक है निष्कर्ष निकालना है वो निष्कर्ष निकाल लेगा, सोच लेगा, समझ लेगा। तो इसलिए सेक्शन 59 कहता है कि दस्तावेज के अंतर्वस्तु के सिवाय अन्य सभी तथ्य ये मौखिक साक्ष्य से साबित किए जा सकेंगे, किंतु धारा 60 प्रतिबंध लगा देती है कि अगर दस्तावेजों के अंतर्वस्तु के सिवाय आप कोई अन्य तथ्य मौखिक साक्ष्य से साबित करना चाहते हैं तो फिर मौखिक साक्ष्य को प्रत्यक्ष ये होना चाहिए। और मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष क्या होता है? ये धारा 60 में जो कुछ लिखा है उससे निष्कर्षित होता है कि मौखिक साक्ष्य को प्रत्यक्ष कहा कब जाएगा, किन दशाओं में वो प्रत्यक्ष है ये माना जाएगा। और जो प्रत्यक्ष नहीं है अर्थात जो धारा 60 की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता उसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की भाषा में प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं, मौखिक साक्ष्य जिन तथ्यों के बारे में है उन तथ्यों का प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अनुश्रुत श्रेणी का साक्ष्य यह कहा जाता है, हियरस एविडेंस यह कहा जाता है। यह नाम है हियरस एविडेंस। अनुश्रुत साक्ष्य हियरस एविडेंस नाम है साक्ष्य की उस श्रेणी का जो मौखिक साक्ष्य के रूप में न्यायालय के समक्ष किन्हीं तथ्यों के अस्तित्व के बारे में दिया जाता है। ये नाम है, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। और ये नाम किस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले साक्ष्य को दिया जाता है? ये नाम उस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले साक्ष्य को दिया जाता है जिसको प्रस्तुत करने वाले साक्षी ने ये साक्ष्य जिन तथ्यों से संबंधित है उन तथ्यों का ज्ञान अपनी व्यक्तिगत ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त नहीं किया है। यह उस साक्षी के द्वारा उन तथ्यों का दिया गया साक्ष्य है। और जब कोई साक्षी जिन तथ्यों का साक्ष्य देने न्यायालय के समक्ष आया है उन तथ्यों के बारे में
यह दावा करता है कि उसने उन तथ्यों का ज्ञान स्वयं अपनी इंद्रियों से यानी व्यक्तिगत रूप से प्राप्त किया है, तो उस साक्षी के साक्ष्य को उन तथ्यों के बारे में प्रस्तुत साक्ष्य के संबंध में, ठीक है, प्रत्यक्ष साक्षी और उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को उन तथ्यों का प्रत्यक्ष साक्ष्य यह कहा जाता है। और धारा 60 कहती है कि जब भी किसी तथ्य के अस्तित्व को मौखिक साक्ष्य के माध्यम से साबित करने की कोशिश होगी तो उस तथ्य के साक्ष्य को उसी साक्षी के द्वारा दिया जा सकेगा जो यह कहता है कि उसने उस तथ्य का ज्ञान स्वयं अपनी ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त किया है। और फिर वो आगे धारा 60 उदाहरण देता है कि अगर तथ्य की प्रकृति ऐसी है कि तथ्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उसे उस तथ्य की जानकारी किसी भी व्यक्ति के द्वारा देख कर ही प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि तथ्य विभिन्न, ठीक है, प्रकृतियों के हैं। एक तथ्य जो देखे जा सकने योग्य है, एक तथ्य जो सुने जा सकने योग्य है, एक तथ्य जो सूंघे जा सकने योग्य है, ठीक है, कोई और तथ्य जो अनुभव किए जा सकने योग्य है, ठीक है, अनुभव, ठीक है, आपका सेंस ये भी करता है, हम देखकर अंदाज लगाते हैं आप गुस्से में हो, और अनुभव आपकी त्वचा ये भी करती है। तो इसलिए धारा 60 एग्जाम्पल्स देती है। धारा 60 पुरानी मुंह से निकल रही है, नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में तो 55 है, ठीक है, और 59 जो हमने कही है वो 54 है। हमने बार बार कहा है आपसे एविडेंस एक्ट के वीडियोज में कि आदतन पुराने सेक्शन कोड हो जाते हैं, आप जब उसे सुने तो अकॉर्डिंगली नए चेंज कर लें, कहीं पर निकल भी रहा है तो आप उसे अकॉर्डिंगली चेंज कर लें। तो जो पुरानी धारा 60 है और नई धारा 55 है वो सिर्फ उदाहरण दे रही है। विधि का नियम जो उसे प्रतिपादित करना है वो तो उसने पहली लाइन में प्रतिपादित कर दिया। और वो नियम क्या है कि अगर मौखिक साक्ष्य ये प्रस्तुत किया जा रहा है किसी तथ्य के संबंध में तो इस मौखिक साक्ष्य को प्रत्यक्ष होना चाहिए। प्रत्यक्ष कहते कब है ये वो धारा, ठीक है, अपने सब सेक्शंस के माध्यम से बता रहे हैं। और जो साक्ष्य उस श्रेणी में नहीं आ रहा, जो धारा 60 के सब सेक्शंस बता रहे हैं, उस श्रेणी के साक्ष्य को ही अनुश्रुत या हियरर्स ये नाम साक्ष्य की दुनिया में दिया जाता है। तथ्य ये अपनी प्रकृति के मुताबिक अलग अलग प्रकार के, एक तथ्य है जो आंखों से देखे जा सकने योग्य है, एक तथ्य है जो कानों से सुने जा सकने योग्य है, एक तथ्य है जिसका ज्ञान सूंघ कर हो सकता है। तो धारा 60 कुछ विशेष कहती नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल्स देती है कि अगर साक्षी ऐसे तथ्य का साक्ष्य देने आया है जो देखे जा सकने योग्य तथ्य, ठीक है, तथ्य के बारे में, तो ये उसी साक्षी का साक्ष्य होना चाहिए जो ये कहता है कि उसने स्वयं देखा। यानी आप मौखिक साक्ष्य हमेशा व्यक्तिगत जानकारी का देंगे, और जिसे नासाबित करना है कि विवादित तथ्य अस्तित्व में नहीं है वो पक्षकार आपकी प्रति परीक्षा के माध्यम से यह साबित करने का प्रयत्न करेगा कि आपकी तथ्य के बारे में जानकारी व्यक्तिगत नहीं है, अर्थात आपने किसी से सुना है, और जब सुना है तो वो बेस्ट क्वालिटी का एविडेंस ही नहीं है और वो अग्राह्य है। क्यों अग्राह्य? क्योंकि आपका धारा 60 कह रही कि प्रत्यक्ष ही होना चाहिए।
यहां पर प्रतिबंध है, अग्राह्य है। और अग्राह्य क्यों किया गया, इसके बारे में चर्चा हम लोगों ने बिल्कुल शुरुआत में की कि इस साक्ष्य के जो प्रत्यक्ष नहीं है, झूठ होने की संभावनाएं या गलत होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। और उस साक्ष्य के मुताबिक अगर हम चलने का प्रयत्न करेंगे तो गलत निर्णय पर 90% मामलों में पहुंचेंगे, 10% पे हो सकता कुछ न्याय कर भी लें। तो हमें 90% उसे ध्यान में रखना है, 10% मामलों इन्हें ध्यान में रखकर कोई कानून का नियम ये नहीं बन सकता। इसलिए प्रत्यक्ष यही होना चाहिए जो स्वयं कहता है। हमने व्यक्तिगत जानकारी है ये संकलित की है, और आपकी व्यक्तिगत जानकारी किसी भी तथ्य के बारे में, वो कोई भी हो, ये इसे प्राप्त करने का माध्यम ही है कि आप स्वयं अनुभव करो। कहते हैं कि अगर स्वर्ग चाहिए तो मरना पड़ेगा, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। ठीक है, जानकारी चाहिए तो खपना पड़ेगा। ठीक है, हमने पहले भी कहा कि सिद्धांत यह नहीं कि जिन खोजा तिन पाइयां। आप लोग सिर्फ इतना ही कहते हैं कि खोजोगे तो मिलेगा, नहीं मिलेगा। खोजने की प्रक्रिया, इसकी चर्चा भी इसी दोहे के अगले भाग में हुई है। जब वैसे खोजोगे तो मिलेगा, जिन खोजा तिन पाइयां, कैसे? गहरे पानी पैठ। ये गहरे पानी पैठ ये उस प्रक्रिया को डिनोट कर रहा है जिससे खोजने पर मिलेगा। ये बात अधूरी है कि जिन खोजा तिन पाइयां, नहीं, बहुत खोज में है, किसी को नहीं मिल रहा। रोज ऐसे लोग संकल्प ले रहे हैं कि पीसीएस जे करेंगे, नेट निकालेंगे, जेआरएफ करेंगे, कानून में बहुत अच्छी जानकारी हासिल करेंगे, सारा जोश ठंडा हो जाता है 4-6 दिन में। 4-6 दिन से मेरा मतलब है 1-2 साल में। अगर संकल्प लिया है तो फिर उस संकल्प की सिद्धि सिर्फ संकल्प करने से नहीं होगी, उसके लिए उस प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा। खोज में तो आप उसी दिन आ गए जिस दिन आपने संकल्प लिया, जिन खोजा तिन पाइयां। ठीक है, खोजने के रास्ते पर तो उस दिन आ गया, लेकिन पाएंगे नहीं। पाएंगे तभी जब दूसरी शर्त भी पूरी हो जाए, और दूसरी शर्त है गहरे पानी पैठ, यानी काफी लंबा असर, काफी लंबा सफर है, तब आएगा। उससे पहले कुछ नहीं हासिल होता। ठीक है, तो इसलिए उन स्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए। आपकी जानकारी व्यक्तिगत हो, और व्यक्तिगत जानकारी का एक ही तरीका है, खुद अनुभव करिए, खुद अनुभव करिए। हालांकि यह भी ठीक है कि जो कुछ अनुभव किया जा चुका है, यदि वह अधिकृत स्रोत से आपको प्राप्त हो रहा है, यानी जिस स्रोत की ऑथेंटिसिटी एकदम असंदिग्ध है, जिस स्रोत पर अविश्वास किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि मानव बुद्धि और ज्ञान कहता है कि उस स्रोत पर अविश्वास नहीं करना चाहिए, वो गलत नहीं हो सकता, तो फिर सुनी सुनाई बात का साक्ष्य भी ग्राह्य हो सकता है। वो साक्ष्य जिसका, ठीक है, वो साक्ष्य अर्थात वो साक्ष्य जिन तथ्यों से संबंधित है, वे तथ्य आपने स्वयं अनुभव न भी किए हों तो भी साक्ष्य को ग्राह्य किया जा सकता है। और ये इस नियम को भी अभी देखेंगे, लेकिन ऐसा हर बार नहीं हो सकता कि स्रोत जिससे आपने जानकारी प्राप्त की हो, वह स्रोत जिन तथ्यों की जानकारी आपको दे रहा है वह एकदम ठीक हो, इसलिए कि उस स्रोत की विश्वसनीयता पर कोई संदेह नहीं उठाया जा सकता। यह सामान्य स्थिति नहीं हो सकती, यह अपवादिक स्थिति तो हो सकती है, लेकिन यह सामान्य नहीं हो सकती।
और इसीलिए सामान्य नियम यह है कि अगर आप मौखिक साक्ष्य के माध्यम से किन्हीं तथ्यों का साक्ष्य देना चाहते हैं तो फिर साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। हाँ, अपवादिक तौर पर ऐसा साक्ष्य है जिसकी जानकारी आपने व्यक्तिगत तौर पर नहीं प्राप्त की है, ठीक है, अन्य किसी स्रोत से प्राप्त कर ली है, ठीक है, लेकिन उनका साक्ष्य भी, जिन्हें साक्ष्य अधिनियम की भाषा में अनुश्रुत साक्ष्य की श्रेणी में कहा जाएगा, उनका साक्ष्य भी आप न्यायालय के समक्ष दे सकेंगे, क्योंकि अपवादिक तौर पर आपने जिस स्रोत से यह जानकारी प्राप्त की है वो स्रोत इतना असंदिग्ध और विश्वसनीय है कि उससे प्राप्त जानकारी पर कोई सवाल नहीं खड़े हो सकते। ये दोनों ही नियम आपको धारा 60 में दिखाई देंगे, धारा 60 में भी दिखाई देंगे और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की अन्य धाराओं में भी दिखाई देंगे। धारा 60 दो भागों में बटी हुई है। एक भाग तो उसका कहता है कि आप मौखिक साक्ष्य कर देंगे तो उन्हीं तथ्यों के संबंध में देंगे जिन तथ्यों की जानकारी आपने व्यक्तिगत रूप से प्राप्त की। उदाहरण देता है कि अगर देखे जा सकने योग्य तथ्य के बारे में तो देख, जिसने स्वयं देखा, जिसने स्वयं सुना, या वो किसी अन्य रीति से या किसी अन्य इंद्रिय से जानकारी के योग्य था, तो उस व्यक्ति का होगा जो ये कहता है कि उसने स्वयं उस तथ्य का अनुभव उस रीति से या उस इंद्रिय से किया था। ये उसी व्यक्ति का साक्ष्य होगा। धारा 60 यहां पर एक भाग पूर्ण कर लेती है, फिर दूसरा भाग उसका शुरू होता है। यह भी कहती है कि अगर राय का साक्ष्य देने साक्षी आया है मौखिक साक्ष्य के माध्यम से, तो उसकी राय स्वयं की होनी चाहिए। वो दूसरों की राय का साक्ष्य नहीं देगा कि दूसरे ऐसा सोचते हैं। अगर वह राय के आधारों का साक्ष्य देने आया है तो राय के बे आधार उसके स्वयं की जानकारी के होने चाहिए। वो ये नहीं बताएगा कि अमुक बता रहा था कि इन आधारों पर यह राय धारित की जा सकती, इस प्रकार का साक्ष्य नहीं होगा। फिर धारा 60 का दूसरा भाग शुरू होता है और धारा 60 कहती है कि अगर आप उस तथ्य का साक्ष्य देना चाहते हैं जो इंपॉर्टेंट पुस्तकों में उल्लिखित है, ठीक है, तो अगर इंपॉर्टेंट पुस्तकों में कोई तथ्य उल्लिखित है तो उसका उल्लेख जिसने किया वह उस पुस्तक का रचयिता है, क्योंकि उसने अनुभव किया ना, उसने कुछ अनुभव किया और उसने जो कुछ अनुभव किया वो पुस्तक में उल्लिखित कर दिया। इट इज नॉट यू, आपने थोड़ा ही अनुभव किया, आपने थोड़ा ही उल्लिखित किया। ये तो पुस्तक का लेखक है, ये तो पुस्तक का रचयिता है जिसने उल्लिखित किया, जिसने अनुभव किया। तो अगर उस तथ्य का साक्ष्य देना है तो वो लेखक आए ना, कायदा तो यह कहता है। लेकिन हम ये जानते हैं कि पुस्तकें जो मार्केट में बिकने आती हैं उन तथ्यों के शुद्ध होने की गारंटी है, क्यों विक्रय से लेखक लाभ लेना चाहता है और बिकेगी तभी जब वो शुद्धता इसके साथ लिखी गई होगी, उसमें लिखी गई बातें सच होंगी, बिकेगी तभी। जो दिखता है वो बिकता है, यह सिद्धांत काम नहीं करता बहुत लंबे समय तक, ठीक है। ये एमबीए पास लोगों का सिद्धांत हो सकता है, ये एमबीए में पाठ्यक्रम का हिस्सा भी हो सकता है। ये मैनेजमेंट के लोगों को सिखाया जाता होगा कि जो दिखता है वो बिकता है। हमारा कहना ना, जो बिकने योग्य है वही बिकेगा, दिखाओ कितना भी। ये हो सकता है,
कि आप दिखाकर विक्रयनुमा ठगी ये कुछ समय तक कर लो, क्योंकि उसे विक्रय नहीं कह सकते, जो दिखाकर बेच लिया, तो जो दिखता है वो बिकता है, इस सूत्र का प्रयोग करके आप विक्रयनुमा ठगी ये तो कुछ समय तक कर सकते हो, लेकिन जो दिखता है वो नहीं बिकता, जिसमें कुछ होता है वही बिकता है। इसलिए अगर विक्रय के लिए मार्केट में कुछ आया है और वो बिक रहा है तो डेफिनेटली उसमें कुछ आए, ये तय है। इसलिए धारा 60 फिर एक एक्सेप्शन बनाती है, और एक एक्सेप्शन बनाकर कहती है कि आप ऐसे तथ्यों का साक्ष्य देने आए हो जो विक्रय के लिए साधारणता, ठीक है, प्रस्थापित पुस्तकों में अभिव्यक्त तथ्य है, ऐसे तथ्य का साक्ष्य देने आप आए हो। लेकिन अभी भी साक्ष्य नियम को कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, अभी भी इस नियम पर काम कर रहा है कि सबसे शुद्ध, इसलिए फिर शर्त लगा रहा है और कहता है कि अगर आप किसी ऐसे तथ्य का साक्ष्य देने आए हो जो विक्रय के लिए साधारणता प्रस्थापित पुस्तकों में अभिव्यक्त है, तो आप तभी उस तथ्य का साक्ष्य उस पुस्तक को पेश करके दोगे, जबकि लेखक मर गया हो, मिल न सकता हो, साक्ष्य देने के लिए अन्यथा असमर्थ हो, या इतने विलंब के बिना उसकी उपस्थिति न्यायालय में उपात्त न की जा सकती हो, जितना विलंब मामले की परिस्थितियों में न्यायालय अयुक्ति संगत समझता है। तो साक्ष्य अधिनियम ने कॉम्प्रोमाइज अभी भी नहीं किया, यानी अगर लेखक आ सकता है तो बुलाइए, और नहीं आ सकता तो दे दीजिए, क्योंकि वह विक्रय के लिए साधारणता प्रस्थापित पुस्तक में अभिव्यक्त है, और विक्रय के लिए साधारणता प्रस्थापित हो जाना ही उसकी शुद्धता की गारंटी है। अब सवाल यह है कि प्रत्यक्ष साक्ष्य, इसके अलावा जितना साक्ष्य होता है सब अनुश्रुत श्रेणी का है। इसके अलावा जितना साक्ष्य होता है उसे हियरस एविडेंस कहते हैं, अर्थात जिसका अनुभव आपने अपनी ज्ञानेंद्रियों से नहीं किया। इसका एक अपवाद ये धारा 60 में आ गया। धारा 60 में यह कह दिया गया कि अगर विक्रय के लिए साधारणता प्रस्थापित पुस्तकों में ऐसा अभिव्यक्त हुआ है, ठीक है, यानी कुछ तथ्य उल्लिखित किए गए हैं, तो आप दे सकते हैं। क्या केवल, ठीक है, आपवादिक रूप से अनुश्रुत साक्ष्य जो धारा 60 में बताई गई श्रेणी का है, केवल वही न्यायालय को दिया जा सकता है, अन्य नहीं? अब सवाल यह आता है, ठीक है, तो जब भी ये सवाल उठेंगे तब अधिनियम की उद्देशिका इसको देखा जाएगा। अधिनियम की उद्देशिका भारतीय साक्ष्य अधिनियम के क्या कहती है, देखेंगे जरा, उद्देशिका पर एक बार नजर डाल लेते हैं तो ठीक रहेगा, क्योंकि बात ठीक रहेगी। उद्देशिका कहती है निष्पक्ष विचारण के लिए साक्ष्य के साधारण नियमों का, कह रहे निष्पक्ष विचारण के लिए साक्ष्य के साधारण नियमों और सिद्धांतों को समेकित करने तथा उनका उपबंध करने के अधिनियम। साधारण नियम, सारे नहीं, सारे नहीं, यानी अधिनियम का नेचर इंक्लूसिव रहा, एक्सक्लूसिव नहीं हुआ। साधारण नियम यहां उल्लिखित हो गए, अन्य कोई नियम हो सकता है तो उसकी मनाही नहीं है। अब जब मनाही नहीं है तो फिर सवाल खड़ा हो जाता है कि अनुश्रुत श्रेणी, दो सवाल खड़े होते हैं, दो सवाल खड़े होते हैं। एक कि वो साक्षी जो अपनी ज्ञानेंद्रियों के आधार पर उपलब्ध ज्ञान से प्राप्त जानकारी के आधार पर तथ्यों का साक्ष्य नहीं दे रहा, वो अनुश्रुत श्रेणी का साक्ष्य दे रहा है, तो बिल्कुल तय है, और वो अग्राह्य है, इसमें भी कोई दो मत नहीं,
लेकिन चूंकि धारा 60 स्वयं एक अपवाद स्वीकार कर रही है, तो अगर वो उस अपवादिक श्रेणी का साक्ष्य दे रहा है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अनुसूप श्रेणी का वो साक्ष्य ग्राह्य हो ही जाएगा, क्योंकि धारा 60 ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दे रही कि उसका फर्स्ट पैरा प्रीवेल करेगा, सेकंड प्रीवेल नहीं करेगा। वो तो इक्वल प्रभाव ये उत्पन्न हो रहा है, तो बात ठीक है, हो जाएगा। लेकिन क्या अन्य कोई उपबंध भी है? क्या धारा 60 को छोड़कर भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुछ ऐसा है जिसके आधार पर कहा जा सके कि उस श्रेणी का अनुश्रुत साक्ष्य जो धारा 60 में नहीं आता, लेकिन वो जिस स्रोत से आ रहा है वो स्रोत धारा 60 में वर्णित सोर्स इसी के समान विश्वसनीय है, ठीक है, वो भी विश्वास के योग्य है, तो क्या उस स्रोत से प्राप्त अनुश्रुत श्रेणी का साक्ष्य ये प्रस्तुत किया जा सकता है? एक सवाल ये खड़ा होता है, ठीक है ना। और दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसा सोर्स जिससे प्राप्त जानकारी को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किसी भी धारा में ग्राह्य नहीं बनाया गया, लेकिन वो स्रोत अपने में इतना विश्वसनीय है कि उससे प्राप्त जानकारी धारा 60 इसमें जिस स्रोत का वर्णन है उससे प्राप्त जानकारी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्य उपबंधों में जिन अनुश्रुत श्रेणी के साक्ष्य को ग्राह्य करने की बात हुई है, स्रोत की विश्वसनीयता के आधार पर किसी भी तरह उन स्रोतों से प्राप्त जानकारी से कम विश्वसनीय साक्ष्य नहीं दे रहा। क्या ऐसे साक्ष्य, लेकिन उसका वर्णन भारतीय साक्ष्य अधिनियम में नहीं है, तो क्या उस स्रोत से प्राप्त जानकारी उसे भी अनुश्रुत श्रेणी का होने के बावजूद साक्ष्य में प्रस्तुत किया जा सकता है? ये दो सवाल खड़े हो जाते हैं, ये दो प्रश्न खड़े होते हैं। इन प्रश्नों के आलोक में देखना है। तो पहले प्रश्न का उत्तर कि क्या ऐसे स्रोत से प्राप्त जानकारी जो धारा 60 में वर्णित स्रोत के समान ही विश्वसनीय है, ठीक है, लेकिन वह जानकारी अनुश्रुत श्रेणी के साक्ष्य इससे संबंधित है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्य उपबंधों द्वारा समर्थित है, उसे प्रस्तुत किया जा सकता है? पहला सवाल ये, तो इसका उत्तर है हां, प्रस्तुत किया जा सकता है। केवल धारा 60 ही अनुश्रुत श्रेणी के साक्ष्य को सुसंगत और ग्राह्य बनाती हो। सुसंगत तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि सुसंगत तो खत्म हो गए 50 में। क्या धारा 60 केवल यही धारा है जो सुसंगत श्रेणी के, जो अनुश्रुत श्रेणी के साक्ष्य को ग्राह्य बनाती हो, या अन्य धाराएं भी हैं? तो देयर आर सो मेनी प्रोविजंस, और भी धाराएं हैं जो अनुश्रुत श्रेणी के साक्ष्य को, ठीक है, साक्ष्य में ग्राह्य बनाती हैं, इसलिए कि उन तथ्यों की जानकारी जो व्यक्ति को आ रही है, जो साक्ष्य देने आ रहा है, उस तथ्य का मौखिक साक्ष्य के माध्यम से वो स्रोत अपने में इतना विश्वसनीय है कि उस जानकारी के झूठ होने का सवाल पैदा ही नहीं होता। उन स्रोतों का वर्णन किन किन धाराओं में है? तो हम लोग पीछे जाते हैं तो धारा 6 रेसिस्टे किससे संबंधित है? कहता है जब किसी संव्यवहार की प्रकृति और गुण ये विवाद में हो, संव्यवहार की प्रकृति और गुण, एक घटना हुई है, वो घटना दुर्घटना है या आपराधिक या अपराध है, घटना का गुण और प्रकृति ये विवाद में है। अगर वो दुर्घटना है
तो उसके लिए कोई दायित्व के अधीन नहीं है। दुर्घटनाएं जीवन का भाग है, वे दुर्योग से घटित होती हैं, उनके लिए कोई दायित्व के अधीन नहीं हो सकता। और अगर वह अपराध है तो वह कृत्यालोप से घटित है, और कृत्यालोप साक्ष्य है, ठीक है, या असावधानी पूर्वक है, ठीक है ना भाई। दो ही बातें हो सकती हैं, या तो असावधानी से या साक्ष्य है, और दोनों ही दशाओं में दंड मिलना चाहिए। भले ही पहली दशा में साक्ष्य होने की दशा में ज्यादा और असावधानी से घटित करने में कम, लेकिन मिलना तो चाहिए, ठीक है। आप जानबूझकर गलती करते हैं, ज्यादा दंड मिलता है। परिवार में भी दुर्घटना से हो जाती तो भी डांट तो पड़ी जाती है कि देख के नहीं चलते हो, ठीक नहीं करते हो। डांटना भी है तो दंड है, थोड़ा दंड तो मिल ही जाता है कि भाई कम से कम देख के तो करना चाहिए। चलो नुकसान हुआ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम देख के कुछ तो किया करो, इतना तो हो ही जाता है। तो दंड की तीव्रता और दंड की मात्रा इसमें फर्क आए वो तो बात अलग है, लेकिन अपराध इसके लिए दंड तो मिलता ही है। दुर्घटना का गुण, घटना का गुण और प्रकृति ये विवाद में है। एक कहता है दुर्घटना, एक कहता है अपराध। न्यायालय को जानना है दुर्घटना या अपराध, तो धारा 6 सहायता करती है। धारा 6 कहती है वे तथ्य जो अन्यथा विवादित नहीं है, लेकिन विवादित तथ्यों से इस प्रकार संसक्त है। संसक्त मीनिंग दे भाई इतने समय पूर्व या इतने समय पश्चात घटित हुए हैं कि वे एक ही संव्यवहार का भाग बन गए हैं, और वे संव्यवहार के गुण और प्रकृति पर प्रकाश डाल रहे हैं, तो उन तथ्यों का साक्ष्य सुसंगत होगा। अगर यह दर्शित किया जाता है एक पक्षकार जिसने दुर्घटना को या घटना को या अपराध को स्वयं होते नहीं देखा, जिस समय गोली मारी गई उस समय वो घटना स्थल पर मौजूद नहीं था, ये वो कहता है कि हम नहीं थे मौजूद, किसने मारी क्या हुआ हमें नहीं मालूम, लेकिन जब हम घटना स्थल पर पहुंचे तो वो व्यक्ति जिस पर घटना को घटित करने का आरोप है वो गालियां बकता हुआ और मौके से जा रहा था और ये कह रहा था कि आज इन्हें हमने ठीक कर दिया, अब आज हमने इन्हें ठीक कर दिया। मौके से वो ये कहता हुआ जा रहा था। ये विवादित तथ्य नहीं है, लेकिन ये ऐसे तथ्य का साक्ष्य जरूर है जो दुर्घटना के गुण और प्रकृति इस पर प्रभाव डाल रहा है। वो ये तय कर रहा है कि ये अपराध है या घटना जिसके बारे में विचारण हो रहा है। विवादित तथ्य को उसने अस्तित्व में नहीं आते देखा, वो तो विवादित तथ्यों के संबंध में उसका साक्ष्य अनुश्रोत श्रेणी का है, लेकिन वो जिस तथ्य का साक्ष्य दे रहा है वो संव्यवहार से संबंधित होने के कारण, ठीक है, अनुश्रोत श्रेणी का साक्ष्य विवादित तथ्य के संबंध में होने के बावजूद, ठीक है, इस तथ्य की उपस्थिति विवादित तथ्य को अति संभाव्य बना रही है। इसलिए इस श्रेणी का साक्ष्य विवादित तथ्य के संबंध में ग्राह्य किया जाएगा, और इस तथ्य के माध्यम से विवादित तथ्य के संबंध में उसका साक्ष्य जो कि विवादित तथ्य के संबंध में अनुश्रोत श्रेणी का है, फिर भी विवादित तथ्य के संबंध में इसके साक्ष्य को, जो साक्ष्य इसने इस तथ्य के साक्ष्य के माध्यम से दिया है, उसे ग्राह्य कर लिया जाएगा। और रजिस्ट्रे के माध्यम से जब विवादित तथ्यों के संबंध में अनुश्रोत श्रेणी का साक्ष्य यह भी प्रस्तुत किया जाता है, तो उस अनुश्रोत श्रेणी के साक्ष्य को भी विवादित तथ्यों के संबंध में ग्राह्य किया जाता है। यह अपवाद भी स्वीकार हुआ है धारा 6 में। स्वीकृतियां और संस्वीकृतियां, स्वीकृतियां और संस्वीकृतियां जिन तथ्यों से संबंधित है, उन तथ्यों को अस्तित्व में आते हुए उस व्यक्ति ने नहीं देखा है जो स्वीकृतियों और संस्वीकृतियों का साक्ष्य देने आए। आप कहते हो कि इन्होंने हमें बताया था कि ऐसा है। अब इन्होंने बताया था नहीं बताया था पता नहीं, और इन्होंने जो कुछ बताया था वो सिर्फ बताया था या वाकई वैसा हुआ था। आप जो कुछ बताते हो वो सब कुछ वैसा ही थोड़ा ही होता है। इन्होंने जो कुछ बताया वो वाकई हुआ था, और इन्होंने बताया था, यह सिर्फ बताया था, हुआ नहीं था।
आपको कुछ नहीं मालूम। ठीक है, हम संस्वीकृत कर रहे हैं कि हाँ हमने गोली मारी। क्यों? क्योंकि जिसने एक्चुअल गोली मारी है वो हमारा बेटा है, उसके सामने पूरी जिंदगी है। हम कब्र में पैर लटकाए हैं, हम सोचते हैं कि हमें तो आज नहीं कल मर ही जाना है, इसके सामने पूरी जिंदगी है। ठीक है, और जो एक पैतृक स्नेह होता है उसके नाते हम स्वीकार कर रहे हैं कि हमने मारी। ठीक है, तो हम सिर्फ बता रहे हैं, जो हुआ है वो नहीं बता रहे हैं, हम सिर्फ बता रहे हैं। तो अगर आप संस्वीकृति का साक्ष्य देने आए हो तो आप ऐसे तथ्य का साक्ष्य देने आए हो जिसके बारे में जानकारी आपकी बताई हुई है, आपकी व्यक्तिगत नहीं है। कहां है व्यक्तिगत? आपने क्या उसे मारते देखा है? आप तो यही कह रहे हो इसने संस्वीकृत किया। अव्वल तो यह भी झूठ हो सकता है, चलो इस्टेब्लिश हो गया किसने कहा था, तो भी इसने जो कुछ कहा था वो सिर्फ कहा था या वैसा था, क्या पता। ठीक है ना? लेकिन संस्वीकृतियों के ग्राह्य होने के संबंध में हम लोग पीछे पड़ के आएंगे, क्योंकि अपने ही हित के खिलाफ है। सामान्य तौर पर व्यक्ति वैसा अपने हित के खिलाफ कथन नहीं करता, इसलिए इस संस्वीकृत के साक्ष्य को अनुश्रुत श्रेणी का होने के बावजूद ग्राह्य कर लिया जाएगा। ग्राह्य साक्षिक मूल्य के संबंध में कुछ नहीं कहा। साक्षिक मूल्य तो देखा जाएगा, और यह भी हो सकता है कि साक्षिक मूल्य इस स्तर का न्यायालय न पाए, वो कहे अन्य साक्ष्य से साबित करो। 18 में भी, वो सॉरी 58 में भी, और सब जगह यही लिखा है, अन्य साक्ष्य से साबित किया जाना भी न्यायालय अनुज्ञा, ठीक है, अपेक्षित कर सकता है। ठीक है, हाँ ग्राह्य हो जाएगा, क्योंकि स्रोत की विश्वसनीयता वैसी ही है। धारा 32 में भी 8 प्रकार के कथन ये ग्राह्य किए गए। ठीक है, और उनके साथ भी स्रोत की विश्वसनीयता जुड़ी हुई है, क्योंकि उस समय कोई विवाद पैदा नहीं हुआ जिस समय वो कथन किए गए। ठीक है, तो और आप भी भविष्यवक्ता है नहीं कि आगे कोई विवाद पैदा होगा, इसमें ये कथन उपयोगी होंगे, इसलिए लाओ आज ये कथन कर दें, ऐसी बात हो नहीं सकती। और फिर एक मजबूरी भी कि वो मर भी गया, मिल भी नहीं सकता। जो कथन करता है इसलिए उस कथन को केवल इसलिए कि वो स्रोत, ठीक है, की दृष्टि से विश्वसनीय स्रोत से आए हैं, हम ग्राह्य कर रहे हैं। फिर धारा 33 है। धारा 33 में भी वही पोजीशन है। एक न्यायिक कार्यवाही में उन साक्ष्यों को अभिलिखित किया गया है, उन कथनों को। पक्षकार भी वही, उस समय परीक्षा का अवसर भी रहा, आपने की नहीं तो हम क्या करें। और अब साक्षी मर गए, मिल नहीं सकते, आधी आधी पोजीशन है, तो सबसे बेस्ट एविडेंस ग्राह्य होगा उस समय, क्योंकि वो न्यायालय में न्यायिक कार्यवाही में किए गए, इसलिए उनकी विश्वसनीयता पर विश्वास किया जा सकता है, और उनको भी विवादित तथ्यों के संबंध में अनुश्रुत श्रेणी का होने के बावजूद ग्राह्य कर लिया जाएगा। दूसरा धारा 37 है। धारा 37 क्या कहती है कि अगर विवादित तथ्यों के कोई कथन या सुसंगत तथ्यों के कोई कथन पार्लियामेंट के एक्टों में, ठीक है, पार्लियामेंट के एक्टों में हुए हैं, जो एक्ट हैं, विभिन्न विधि पुस्तकें हैं, जो कानून है, उनमें कहीं कोई ऐसा कथन है, या लोक दस्तावेजों में ऐसा कोई कथन है जो विवादित तथ्यों से संबंधित है, तो यद्यपि एक्ट जिन्होंने बनाए, लोक दस्तावेज जिन्होंने लिखे वे नहीं है, लेकिन लोक दस्तावेज या विवादित तथ्य ये स्रोत अपने में इतने विश्वसनीय हैं कि इनमें विवादित तथ्यों के जो कथन हैं वे विवादित तथ्यों के संबंध में अनुश्रुत श्रेणी के होने के बावजूद ग्राह्य हो जाएंगे। तो धारा 37 है, धारा 33 है, और स्वयं धारा 60। तो इसका अर्थ यह निकला कि धारा 60 के अलावा भी अपवादिक रूप से भारतीय साक्ष्य अधिनियम के उपबंध अगर अनुश्रुत श्रेणी के साक्ष्य को ग्राह्य बना रहे होंगे तो उसे ग्राह्य किया जाएगा। अब दूसरा सवाल बचता है, दूसरा सवाल कि समय के विकास के क्रम में, समय के विकास के क्रम में अगर कोई स्रोत ऐसा विकसित होकर आया है, ठीक है, जिसमें तथ्य ऐसे जो विवादित तथ्यों के अस्तित्व को साबित कर सकते हैं, संकलित किए गए,
ठीक है, कोई समय के विकास के, सभ्यता का विकास हुआ, तकनीक का विकास हुआ, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, और टेक्नोलॉजी के विकास के कारण, ठीक है, कुछ ऐसे तथ्य किसी ऐसे सोर्स में संग्रहित हैं कि वे तथ्य विवादित तथ्यों के अस्तित्व को साबित कर सकते हैं, लेकिन जिसने संग्रहित किया उनको, ठीक है, उस स्रोत में उस व्यक्ति को याद ही नहीं है कि उसने वो संग्रहित किए थे या नहीं संग्रहित किए थे, क्योंकि वो रोज तथ्यों का संग्रह करता है उस सोर्स में, उसे याद ही नहीं है, या वो मर गया, मिल नहीं सकता आदि आदि। तो क्या उस सोर्स को न्यायालय के समक्ष लाकर उस श्रेणी का है, तो वो भी अनुस्रोत है, तो वो भी, क्योंकि जो न्यायालय में लाकर उस स्रोत में संग्रहित तथ्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा, उस स्रोत में संग्रहण उसने तो किया नहीं, ठीक है, तो संग्रहण हुआ था नहीं हुआ था, किन परिस्थितियों में संग्रहण हुआ, जैसे तुम्हें फंसाने के लिए ही हमने संग्रहण कर दिया उसमें, ठीक है ना, झूठे झूठे तथ्य उसमें संग्रहित कर दिया, ठीक है ना, इसीलिए ताकि आगे इस स्रोत को कोई ना कोई न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर देगा और तुम फंस जाओगे, इसलिए हमने ये जानबूझकर संग्रहित किया, या रूटीन में हमने संग्रहित किया, और चूंकि तुमने अपराध किया तो रूटीन में जो कुछ संग्रहित हुआ उससे तुम्हारा अपराध दर्शित हो रहा है, तो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके तुम्हारे अपराध को साबित कर दिया जाए, ठीक है। अब ये जरूर है, लेकिन इस स्रोत की चर्चा न तो धारा 60 में है, न अन्य किसी अधिनियम में। क्या इस स्रोत को, ठीक है, इस स्रोत को मीनिंग दे, इस स्रोत से प्राप्त जानकारी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है, और इसे आसानी से समझने के लिए हम अब कंप्यूटर का उदाहरण देंगे। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर में बहुत सारे फैक्ट स्टोर किए जाते हैं, स्टोर कौन करता है? कंप्यूटर ऑपरेटर, और कंप्यूटर ऑपरेटर हजारों लाखों तथ्यों को रोज स्टोर कर रहा है, उसे याद भी नहीं होता कि हम कौन सा तथ्य स्टोर कर रहे हैं। आप बैठे कंप्यूटर, हमने काम बोलते जा रहे, जरा लिख दो इसमें, आपने लिखा, आपको याद ही नहीं अब क्या लिखा, हम 5 मिनट बाद पूछ ले क्या लिखा था तो आप नहीं बता सकते, ठीक है, या फिर आप नौकरी छोड़कर हमारे पास से चले गए, या दुनिया से चले गए, आदि आदि। लेकिन कंप्यूटर में जो कुछ स्टोर है वो तो है स्टोर। अब कंप्यूटर में जो कुछ स्टोर है वो इतना सक्षम और समर्थ है कि न्यायालय के समक्ष जो इस समय विचाराधीन विषय है उसके संबंध में बहुत अच्छा साक्ष्य उपलब्ध करा सकता है। जैसे मैं उदाहरण दिया था, एमएसटी चोरी हो गई और एमएसटी से संबंधित विवरण कंप्यूटर में मौजूद है, एमएसटी तुम्हारे पास मिली है, ठीक है, तो कंप्यूटर में मौजूद विवरणों से यह साबित किया जा सकता है कि एमएसटी रेलवे विभाग द्वारा जारी की गई, ठीक है ना, और अमुक को जारी की गई और मिली तुम्हारे पास है, ठीक है ना, यह साबित किया जा सकता है कंप्यूटर से। लेकिन हमारा यह कहना है कि कंप्यूटर में कुछ था ही नहीं, तुमने तो अभी बैठे बैठे कंप्यूटर में भर लिया, डेट सब डाल ली और ले आए हो हमारे खिलाफ, ठीक है ना, हमारा यह कहना है। और हम हरचंद चाहेंगे कि कंप्यूटर में प्राप्त जानकारी यहां साबित न की जाए। और एक आपत्ति हमारी यह कि तुमने बनाई, और दूसरी आपत्ति ये प्रत्यक्ष नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर लाओ, तो कंप्यूटर ऑपरेटर लाओ, वो बताएगा कि उसने स्टोर किया था या नहीं, और स्टोर किया था तो ऐसा तो नहीं तुमने निर्देश दिया था कि फर्जी स्टोर कर दो, इसलिए स्टोर किया था, किन परिस्थितियों में उसने स्टोर किया था, इसके संबंध में क्रॉस एग्जामिनेशन करके उस स्टोर की गई जानकारी को डिस्क्रेडिट करने का हक ये तो हमें मिलना चाहिए, ठीक है। और ये हक तभी मिलेगा जब स्टोर करने वाला सामने आए, और स्टोर करने वाला मिल नहीं सकता, ठीक है। टेक्नोलॉजी के विकास ने कंप्यूटर में स्टोर जानकारी को साबित किया जाना यह अपेक्षा पैदा कर दी है, ठीक है ना, लेकिन धारा 60 अनुमति नहीं दे रही, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्य उपबंध अनुमति नहीं दे रहे। अब यह समस्या पैदा हुई कि क्या अनुश्रुत श्रेणी का वो साक्ष्य जो ऐसे स्रोत से आ रहा है
जो स्रोत भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जहां जहां अनुश्रुत श्रेणी का साक्ष्य ग्राह्य किया गया है और जिस आधार पर इन स्रोत की विश्वसनीयता के आधार पर ग्राह्य किया गया, उससे कम विश्वसनीय नहीं है, तो क्या उस स्रोत से प्राप्त अनुश्रुत श्रेणी के साक्ष्य को ग्राह्य करें? यह समस्या पैदा हुई। और जो इसका न्यायिक उत्तर आया वो यह आया कि नहीं, जब तक विधि परिवर्तित नहीं होती, विधि में परिवर्तन चाहिए, जब तक परिवर्तित नहीं होती तब तक अनुश्रुत श्रेणी के साक्ष्य को ग्राह्य करने की जो श्रेणियां हैं उन्हें बढ़ाना ये ठीक नहीं होगा, उन्हें बढ़ाया नहीं जाना चाहिए। इस विषय पर कानून आना चाहिए और कानून आया। इसीलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में पहले संशोधित करके लाए 65A 65B और अब संपूर्ण रूप से संशोधित करके कंप्यूटर के साक्ष्य को ग्राह्य कर दिया। लेकिन सावधानी बरती है, कहा है कि अगर कंप्यूटर निर्गम शब्द उपयोग किया है, यानी कंप्यूटर डेरिवेटिव, यानी कंप्यूटर उत्पाद, यानी कंप्यूटर प्रिंट आउट, अगर आप न्यायालय के समक्ष रख रहे हो तो आपको साबित करना पड़ेगा कि कंप्यूटर इन जनरल कोर्स ऑफ बिजनेस चल रहा था, तब उसमें ये जानकारी स्टोर की गई। ठीक है, और कुछ बातें हैं जो और साबित करनी पड़ेगी, जो हम लोग धारा जब प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस पढ़ना शुरू करेंगे तो देखेंगे, उसमें दी गई है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर ये आया है, क्योंकि कंप्यूटर तो अब उन्होंने उसी में शामिल कर दिया। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर जो इसका उत्तर यह आ गया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जहां जहां अनुश्रुत श्रेणी के साक्ष्य को ग्राह्य बनाया गया है, केवल उतना ही अनुश्रुत श्रेणी का साक्ष्य अपवादिक तौर पर ग्राह्य होगा, शेष अनुश्रुत श्रेणी का साक्ष्य ग्राह्य नहीं होगा। यद्यपि आपकी किताबों में प्रीवी काउंसिल का एक निर्णय उपलब्ध है जो यह कहता है अन्य श्रेणियों के साक्ष्य को भी, जो अनुश्रुत श्रेणी का साक्ष्य है, ग्राह्य किया जा सकता है। एक डिसीजन उपलब्ध है, लेकिन वो भारत का नहीं है, वो प्रीवी काउंसिल का है, जो आज की डेट पर हमारा उच्चतम न्यायालय नहीं है। इसलिए कहा यही जा सकता है कि कानून जिस सीमा तक अनुश्रुत श्रेणी के साक्ष्य को देना, ठीक है, ग्राह्य करता है, अनुज्ञात करता है, केवल उसी श्रेणी तक अनुश्रुत श्रेणी का साक्ष्य दिया जा सकता है, नहीं तो नहीं। ठीक है, इस बात को यहीं तक रखेंगे। अब हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस पर अगली क्लास में बात करेंगे। देखो, ठीक रहा है, आज मेरा मन बिल्कुल नहीं हो